आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना वबा खतरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है और इसने अब मुल्क के बड़े सियासतदानों को अपनी लपेट में ले लिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, कर्नाटक के वजीर आला BS येदियुरप्पा और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित कोरोना मुतासिर पाए गए हैं और ये तमाम के तमाम लोग अब अस्पतालों में जेर इलाज हैं। इधर इतवार को उत्तर प्रदेश की वजीर बराए तकनीकी तालीम कमल रानी वरुण का कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया था। इससे पहले मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना मुतासिर पाए गए थे। मुल्क के बड़े सियासतदानों और VVIPs के कोरोना से मुतासिर होने के बाद आवाम में खौफ का माहौल है। यानी अब कोरोना आम से खास तक सब पर कहर बनकर टूट रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में कोरोना वबा खतरनाक शक्ल इख्तियार करती जा रही है और इसने अब मुल्क के बड़े सियासतदानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, कर्नाटक के वजीर आला BS येदियुरप्पा और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल कोरोना मुतासिर पाए गए हैं और जेर इलाज है। वाज़ेह है कि इतवार को उत्तर प्रदेश के वजीर बराए तकनीकी तालीम कमल रानी का कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया। उनको 18 जुलाई को जांच के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इधर मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना मुतासिर पाए गए थे, जिसके बाद इनको अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वहीं खबर है कि आगरा के रुकने असेंबली के घर के 7 लोग कोरोना मुतासिर पाए गए। वाज़ेह है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इत्तला दी थी कि जांच में वो कोरोना मुतासिर पाए गए हैं, इसलिए गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो लोग भी उनसे राब्ते में आए हैं वो अपनी कोरोना जांच करा लें। राहुल गांधी समेत कई बड़े सियासी रहनुमाओं ने अमित शाह के जल्द सेहतयाब होने की दुआ की है। कर्नाटक के वजीर आला BS येदियुरप्पा ने भी ट्वीट करके इत्तला दी कि वो जांच के बाद कोरोना मुतासिर पाए गए हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हैं और बतौर एहतियात डॉक्टरों के कहने पर वो अस्पताल में दाखिल हो रहे हैं और इस दौरान जो भी लोग उनसे राब्ते में आए हैं वो अपनी जांच करवा लें। वाज़ेह है कि जून माह में मगरबी बंगाल के 60 साल रुकने असेंबली का कोरोना की वजह से इंतकाल हो गया था। उत्तर प्रदेश की टेक्निकल तालीम के वजीर कमल रानी का इतवार के रोज PGI में इंतकाल हो गया। वो 62 बरस की थी। मुल्क में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 16 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना से मुल्क में सबसे ज्यादा हलाकतें महाराष्ट्र में हुई हैं, जहां अब तक 14,000 से ज्यादा कोरोना मुतासिरीन की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा अमवात दिल्ली में हुई है। दिल्ली में कोरोना ने अब तक 3,936 लोगों की जानें ले ली। तमिलनाडु में कोरोना की वजह से अब तक 3,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं गुजरात में कोरोना से अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। कोरोना वायरस की वजह से लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना बहरान की वजह से कई लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं और कारोबारियों के काम पर भी असर पड़ा है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक एहतियात ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में घरों में ही रहें और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आम लोगों के बाद अब खास लोगों पर भी कोरोना का कहर टूट रहा है। मुल्क के बड़े सियासतदान अब कोरोना की लपेट में आते जा रहे हैं। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश और कर्नाटक के वज़राए आला भी कोरोना से मुतासिर हैं और इसके अलावा कई पार्टियों के लीडरान कोरोना से मुतासिर हैं। खासतौर से बिहार की बात करें तो यहां पर BJP के कई लीडर कोरोना के लपेट में आए हैं। लोगों में एक डर और खौफ है जब मुल्क के इतने VVIPs लोगों में कोरोना के जो असरात हैं वो पाए जा रहे हैं, कोरोना से मुतासिर पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों में एक डर है कि जब VVIPs, जब खास लोग, जब मुल्क के बड़े सियासतदान से नहीं बच पा रहे हैं तो आम लोगों का आखिर क्या होगा। आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नेहा बग्गा जी हैं, BJP स्पोक्स पर्सन है। आगा सुल्तान साहब तर्जुमान है कांग्रेस कर्नाटक के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी
अक्सर मेरे साथ डिबेट में जुड़ती हैं, आप मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोरोना टास्क फोर्स दिल्ली की। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में समाजवादी पार्टी और शिवसेना के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। निम्मी जी, अभी तक तो हमने देखा कि कोरोना का खतरा तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं या खासतौर से जो वीवीआईपीज लोग हैं, अब उनमें भी कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये लोग भी अब कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। तो लोगों में किस तरह का मैसेज जाएगा जब इतने बड़े लोग, इतने हाईफाई लोग, वीवीआईपीज लोग जब कोरोना के लपेट में आएंगे? अबू, मुझे हैरानी है कि आप कोरोना की मुतालिक आम और ख़ास आदमियों में फ़र्क की उम्मीद भी कर रहे हैं, बिकॉज ये कीटाणु बेस्ड इन्फेक्शन है जो एक बहुत बड़ा लेवलर है। ये किसी इंसान के बीच में कोई फ़र्क नहीं करता है, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। और जो पॉलिटिकल क्लास है वो तो हाई ऑक्यूपेशनल हैजर्ड लिस्ट में आते हैं, क्योंकि उनका राब्ता लोगों से पड़ता है। जो पब्लिक फिगर्स हैं, जो लोगों के संपर्क में आती हैं, उनमें तो वायरल लोड बल्कि और लोगों से ज़्यादा होता है। वो कितनी भी एहतियात करें, कहीं ना कहीं से जर्म्स उनके सिस्टम में पहुंच जाते हैं। लेकिन हाँ, आप ये बात सही कह रहे हैं कि हमारे पब्लिक फिगर्स हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, तो अगर उन्हीं को ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो आम लोगों में डर होना स्वाभाविक सी बात है। तो मेरे ख्याल से ये मैसेज जाना चाहिए कि जितना बचाव कर सके करिए, लार्ज गैदरिंग्स में मत जाइए, इसको हल्के में मत लीजिए। कोई बड़े से बड़ा शख्सियत भी अगर है तो उसकी चपेट में आ सकती है। आने के बाद ये बात और है कि उनके पास इलाज करने के ज़्यादा तरीके हो, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो, लेकिन एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम इंसान को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। तो आपके लिए, आम लोगों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि बचे रहिए। आपने जो बातें की सब सही है निम्मी रस्तोगी जी। जाहिर सी बात है कि कोरोना ये नहीं देखता है कि कौन वीवीआईपी है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पैसे वाला है, कौन गरीब है। लेकिन इससे एक चीज़ तो निम्मी रस्तोगी जी जाहिर होती है कि जिस एहतियात की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं अगर आप पॉजिटिव हो गए हैं, एक्सपोज्ड हो गए, इसका मतलब कि एहतियात में कमी रह गई है। वो भी है, और जो रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक किसी को डायबिटीज़ है या किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या किसी को और कोई समस्या है या उम्र दराज है, तो ऐसे में और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से आप घर में बंद के तो बैठे नहीं रह सकते। ये जो हमारी पब्लिक फिगर्स हैं, हमारे नेता लोग हैं, हमारे रोल मॉडल्स हैं, इनको बाहर निकलना ही पड़ता है। वो लोग मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मुझे नहीं लगता पूरी तरह से फॉलो हो पाती है। वो ना भी चाहें तो लोग उनके से ज़्यादा नज़दीक आते हैं, और ऐसी डीलिंग्स होती हैं जहाँ इम्पॉसिबल हो जाता है अपने आप को अलग रखना। तो ये ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। जैसे डॉक्टरों का है ना, वो चाह के भी कीटाणु से अलग नहीं रह सकते, उसी तरह से हमारे नेताओं का भी है, हमारी पब्लिक फिगर्स का भी है। तो ये एक तरह का हैजर्ड माने, लेकिन बचाव फिर भी संभव है। अगर 3 या 4 नेता अफेक्ट हुए हैं तो हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अभी तक बचे हैं, और हम उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि हमेशा बचे रहें। ऐसे में जो एब्सोल्युटली परफेक्ट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क का इस्तेमाल, ये इसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। इसमें कोई भी बिल्कुल जाहिर सी बात है जो एहतियात मेडिकल एक्सपर्ट की तरफ से बताया जाता है उस पर पूरा अमल किया जाना चाहिए। मैं नेहा बग्गा जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत दुखद है, जाहिर सी बात है पूरे मुल्क के लिए, जिस तरह से अमित शाह जी अब कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा और भी कई बड़े लीडर हैं। यूपी में इसी तरह से एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी इससे मौत हो गई है। कोई आम हो या खास हो, कोरोना अगर अटैक करता है तो उस पर जाहिर सी बात है एक दुखद खबर जरूर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एहतियात में कमी रह गई, जिसकी वजह से ये नतीजा अब देखना पड़ रहा है? नेहा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी नेहा बग्गा जी, देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि ये जो बीमारी है, जिस पैंडेमिक से पूरा विश्व जूझ रहा है,
इससे ना राजा बच रहा है ना ही रंक बच पा रहा है। क्योंकि इसका एकमात्र जो कारण है वो ये है कि हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन, इसकी कोई दवा नहीं है। और बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है। वो आप किस तरीके से अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और चेन को किस तरीके से तोड़ रहे हैं, यही एकमात्र तरीका है इससे सही बचाव का। आप देखिए कि जब तरीका है इससे सही बचाव का, आप देखिए कि जब कोरोना पैंडेमिक की दस्तक हमारे देश में हुई थी उस समय हमारे पास पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, हमारे पास पीपीई किट्स नहीं थे, हमारे पास मास्क की सुविधाएं नहीं थी। और जिस साधारण तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बार बार एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आप गमछा बांधकर भी अपने घर पर अच्छे तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आप क्राउडेड एरिया में ना जाएं, आप अपने आप को कम से कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेके जाएं, 20 सेकंड या उससे अधिक समय के लिए आप अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोने का काम करें। जब हम इस एसएमएस फॉर्मूले को ढंग से अपनाएंगे तो मुझे लगता है यही एकमात्र सॉल्यूशन और एकमात्र तरीका है जिससे हम बचाव कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे राजनीतिक के ऐसे नेता हैं जिनको कोरोना वायरस हो गया है, आम जनता भी इससे पीड़ित है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, ना राजा बच रहा है ना रंक बच रहा है, और इसको हमको एक ही पैरामीटर में देखकर चलना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस ना ही कोई स्टेटस देखेगा, ना ही जात देखेगा, ना ही आप किस स्टैचर के हैं उसको देखकर आपको अटैक करेगा। इसीलिए आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इस एसएमएस फॉर्मूले को अपनाना ही पड़ेगा, सैनिटाइजेशन समय समय पर करना पड़ेगा, मास्क को पहने रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन नेहा जी, कांग्रेस तो अब इस पर भी सवाल उठा रही है। शशि थरूर ने जिस तरह से अब अमित शाह जी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं इलाज के लिए, उस पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। दिग्विजय सिंह ने कुछ और इशू को लेकर यहां पर सवाल उठाया कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन हो रहा है वो मुहूर्त जो है वो एक तरह से अशुभ है, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया। तो कांग्रेस इस पर भी सवाल उठा रही है। देखिए, कांग्रेस के लिए इस तरीके की राजनीति करना कुछ नया नहीं है। आप राम मंदिर को देख लीजिए तो ये कांग्रेस वही है जहां पर इनके अलग अलग धड़ गुट अलग अलग बातें करते हैं। कमलनाथ जी कहते हैं कि जो राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है उसका वो स्वागत करते हैं, राम की आस्था उनके अंदर है। दूसरी तरफ वही दिग्विजय सिंह है, वही कांग्रेस पार्टी है जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, जो कहती थी कि कोर्ट में हलफनामा लगाकर कहती थी राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक है। और राम मंदिर का जब पूरा मसला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो बार बार टालने वाले इन्हीं के पार्टी के जो शीर्ष नेता और साथ में काबिल लॉयर हैं वो बार बार इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे। तो कांग्रेस का हमेशा से जो माइंड ऑफ स्टेट रहा है वो राम के विरुद्ध रहा है, वो तो अस्तित्व मानने को नहीं तैयार है। तो आज राजनीति मुहूर्त के नाम पे करना क्या नई बात है कांग्रेस पार्टी या दिग्विजय सिंह जी के लिए। नंबर 1। नंबर 2 रही कौन से अस्पताल में किसका इलाज होगा, कौन कहां पर एडमिट होगा, तो मैं आपको मध्य प्रदेश के और देश के तमाम सारे ऐसे उदाहरण दे सकती हूं कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे विधायक, कई सारे नेता जो कोरोना जिनको हो रहा है वो भी अपनी मर्जी से अपना इलाज अलग अलग जगह पर करवा रहे हैं। तो कोरी राजनीति करने के लिए कोरोना जैसे समय में मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोरोना हुआ तो किस प्रकार के ट्वीट कमलनाथ जी ने किए, दिग्विजय सिंह जी ने किए। हम तो ये कहते हैं जो हमारे भारत देश की संस्कृति है, हम तो ये मान के चलते हैं कि चाहे अमित शाह जी की बात करें, शिवराज सिंह जी की बात करें या येडियुरप्पा जी की बात करें, ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं गए? देखिए, कोरोना के कई सारे चिन्हित हॉस्पिटल हैं। इसको हम प्राइवेट और गवर्नमेंट और अलग अलग पैरामीटर से क्यों देखते हैं? जब हमारे प्रदेश के, हमारे देश के लोगों के लिए एक पूरी लिस्ट जारी की गई है कि भाई ये जो है ये कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, तो आप उसको उसी नजरिए से देखिए ना। जब सरकार ने उसको कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित कर दिया है तो आप उसमें कोरी राजनीति क्यों करना चाहते हैं? आप ट्वीट करके भी एक तरफ आप स्वस्थ होने की कामना करते हैं, दूसरी तरफ ओछी बातें करते हैं, तो ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा कहीं पर भी नहीं है।
तो ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस की मानसिकता कोरोना काल में कोई ऐसा कदम नहीं है जो कांग्रेस ने सकारात्मक तरीके से किया हो। ठीक है, मैं इस पर आगे भी बात करूंगा। मेरे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी के तर्जुमान लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं आगा सुल्तान साहब आपके पास आना चाहूंगा। आगा सुल्तान साहब, जो सवाल मैंने नेहा जी से किया था कि एक तरफ अमित शाह जी हों, शिवराज जी हों या फिर येडियुरप्पा, ये लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, कोरोना का अटैक हुआ है, लेकिन इस पर भी अब कांग्रेस की तरफ से अलग अलग बयानात आ रहे हैं। जिस तरह से शशि थरूर ने इस इशू पर सवाल उठाया है कि आखिर अमित शाह जी हो या फिर बीजेपी के दूसरे लीडर, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती क्यों किया जा रहा है? आखिर यह एतराज क्यों है कांग्रेस को? देखिए, कोरोना ऐसी चीज है, जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा, न धर्म देखती है न वतन देखती है, गरीब या अमीर। कोरोना को पॉलिटिक्स के अबव लेना है हम लोग। बस एक सवाल उठता है जी, जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज जो भी बनाई है, एज एन एग्जाम्पल, क्यों नहीं वीआईपीस उस हॉस्पिटल में एडमिट होकर दूसरों को कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। बिल्कुल, वो अगर जाके एडमिट होके सेहत होके आए तो हर आम आदमी जाएगा। क्या ये जो फैसिलिटीज क्रिएट किए हैं ये सिर्फ आम आदमी के लिए है? ये एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, मैं लॉकडाउन से कुछ बोलना चाहता हूं। जब पहला लॉकडाउन हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइग्रेंट लेबर्स को क्या किया? दे डिडंट प्लान। तो जो भी स्प्रेड हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ माइग्रेंट लेबर को जो रोड पे छोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उनको ट्रेन्स नहीं अरेंज की, बसेस नहीं अरेंज की, मगर बाहर हिंदुस्तान के वतन के बाहर जो थे, उनको प्लेन अरेंज करने के लिए पैसे थे, उनको प्लेन्स अरेंज करने के लिए, एयरक्राफ्ट अरेंज करने के लिए उनको समय था। क्यों नहीं माइग्रेंट लेबर जो ही अर्न्स इज लिविंग ऑन अ डेली बेसिस? तो क्या हुआ? आज टोटल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। तो ये कोई नहीं बात करता है। लेट अस गो टू द ग्रास रूट लेवल। यानी आगा सुल्तान साहब, आप मानते हैं कि लॉकडाउन में सरकार की तरफ से जो कमियां हुई, जो गलतियां हुई, उसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है? 100%। अच्छा, लॉकडाउन किस लिए करते हैं? लॉकडाउन इसलिए करते हैं टू सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 1, टू अवॉइड स्प्रेडिंग, नंबर 2, नॉट टू बर्डन वो मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर बोझ जो एकदम आ जाएगा, वो प्रिवेंट करने के लिए। क्या इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है? क्या इन्होंने डॉक्टर्स को, कई हॉस्पिटलों में तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्या उनको सही तरीके से पीपीई किट्स, प्रोटेक्टिव गियर दिया है? देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारे वतन को बचाते हैं, उनको मैं सलाम करता हूं। इसी तरह डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स को भी वेल इक्विप्ड नहीं किया है इस गवर्नमेंट ने। दे हैव फेल्ड मिजरेबली। ठीक है, इस पर मैं नेहा जी से मैं उनका रिएक्शन लूंगा, उनका जवाब लूंगा, लेकिन मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब को डिबेट में जोड़ लेता हूं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, जो बात यहां पर आगा सुल्तान साहब कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बहुत कमियां रह गई, खासतौर से अपने यूपी में देखा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भी बार बार यही सवाल उठाती रही कि मेडिकल की जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, मेडिकल को जो सहूलत मिलनी चाहिए थी इस वबा के दरमियान, इस कोरोना के खतरे के दरमियान, वो चीज, उस पर सरकार काम नहीं कर सकी है। सरकार मेडिकल के मामले में फेल है बिल्कुल। देखिए, अबू हरैरा साहब, जैसा मेरे प्रीवियस स्पीकर ने कहा कि लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि आप जो है मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो आपने देखा होगा कि मीडिया रिपोर्ट्स पे आई थी कि जो डॉक्टर्स बीमार पड़ रहे हैं केजीएमयू में, यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो यूनिवर्सिटी है, उसमें डॉक्टर्स को 20-20 घंटे बेड नहीं मिल रहा है। 7-7 घंटे जो है लोग एम्बुलेंस में इधर उधर घुमाए जाते हैं। सरकार ये क्लेम करती है कि हमारे पास 1.5 लाख से ज्यादा बेड हैं, लेकिन जब लखनऊ की ये हालत है कि डॉक्टर्स को
20-20 घंटे बेड के लिए वेट करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की क्या हालत होगी। कहीं पर क्वारंटीन सेंटर में सांप निकल रहे हैं, कहीं बिच्छू निकल रहे हैं, कहीं पर खाने को लेकर लड़ाई हो रही है। आपने आगरा का मॉडल देखा कि किस तरह से आगरा मॉडल जो है फेल हुआ, और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि पीपीई किट का घोटाला हुआ, उसके बाद आप देखिए कि टूथपेस्ट घोटाला निकल कर आ रहा है। यहां पर आप देखिए कि सब स्टैंडर्ड्स जो है वो टेस्टिंग फैसिलिटीज का भी एक घोटाला हुआ था। तो यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था लॉकडाउन में, वो सरकार ने नहीं किया है। अभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो मेरा भी ये कहना है कि अगर हमारे बड़े बड़े नेता सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर अपने आप को एडमिट कराएंगे तो सरकारी हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा। जैसे अगर कोई ब्यूरोक्रेट अपने बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दे तो सरकारी स्कूल सुधर जाते हैं, उसी तरह से अगर हमारे ये बड़े बड़े रेस्पॉन्सिबल नेता अगर सरकारी स्कूलों में हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो कोरोना है उसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 3 से 4% है, यानी कि 3 से 4% ही डेथ होती है, यानी कि कोरोना इतना खतरनाक नहीं है। फिर ये डेथ क्यों हो रही है? ये डेथ इसलिए हो रही है कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, जो क्वारंटीन सेंटर्स में जो हाइजीन होना चाहिए वो हाइजीन नहीं है, और इसलिए इतना ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है। अगर हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए गए होते तो इतना मोर्टेलिटी रेट भी नहीं होता। दूसरी बात मैं कहूंगा कि सरकार क्या प्रिपेयर्ड है। आप ये देखिए कि सरकार ने अभी सैनिटाइजर्स पे जीएसटी जो है वो 18% कर दिया, और जो सैनिटाइजर्स हैं उनको एसेंशियल आइटम्स के लिस्ट से हटा दिया। तो क्या कोरोना खत्म हो गया है जो सरकार जो है सैनिटाइजर्स का कमर्शलाइजेशन करने लगी? इसी तरह से मैं ये बात बताऊं आपको कि एक इंजेक्शन है, जो कोरोना पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं तो उनको आईसीयू में एक इंजेक्शन दिया जाता है हेपरिन करके, उसकी कॉस्ट 50% बढ़ा दी गई, और जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसने इसका अप्रूवल भी दे दिया। तो एक तरफ सरकार बिजनेस भी करना चाहती है, चीजों को कमर्शलाइज भी करना चाहती है, और दूसरी तरफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करती। आप भी देखिए कि पीएम केयर फंड के नाम से करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए जो है सरकार ने जमा किया। आज वो पैसा कहां पर है? हमें कहा गया कि वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, और सरकार ने, जेपी नड्डा जी ने कहा था, एक आंकड़ा दिया था कि इतने परसेंट वेंटिलेटर्स जून एंड तक जो है सरकार सप्लाई कर देगी। लेकिन अगर आप देखिए कि उसका बहुत ही कम परसेंटेज वेंटिलेटर्स के नाम पर हॉस्पिटल्स को दिए गए, उनका कुछ नहीं पता है, और सब स्टैंडर्ड्स जो है वो वेंटिलेटर्स सप्लाई और जिस फर्म को दिया गया उस फर्म का ये निकल कर आया कि वो सब स्टैंडर्ड्स। ठीक है। मेरे साथ शैलेश पांडे साहब भी जुड़ गए, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शैलेश पांडे जी, क्योंकि कोरोना तो जाहिर सी बात है कि दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है, और अब हम डेली देख रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा केसेस मुल्क में हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिशियन जो बड़े बड़े नाम हैं, जो वीवीआईपीज हैं, वो भी अब कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं। मतलब खतरा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल अबू जी, हम सभी को ये बात मालूम है कि आज देखिए, आज देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को कोरोना पॉजिटिव हुआ है। मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा वो जल्दी सकुशल ठीक हो, अच्छे हो। अभी कल ही उत्तर प्रदेश में वहां की एक कैबिनेट मिनिस्टर की मौत हुई है कोरोना के कारण, और भी ऐसे अनेक बड़े लोग भी कोरोना के कारण उनकी मौतें हो रही हैं। ये बड़ा ही दर्दनाक विषय है, बड़ा ही चिंता का विषय है। कोरोना न आम देख रहा है न खास देख रहा है, बिल्कुल, गरीब भी, मध्यम वर्ग भी, अमीर भी। सवाल ये उठता है इसमें कि अब इसको किस तरीके से सभी को मिलकर, मैंने पहले से ही हर बार आपसे ये चर्चा की, ये विषय किसी एक सरकार का नहीं है, ये विषय किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये विषय कोरोना किसी एक विशेष समुदाय का नहीं है, बल्कि ये सभी का विषय है। इसलिए चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय निकाय के जो संस्थाएं हैं, स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं हैं, उन सभी को मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज अमेरिका है, इटली है, ब्राजील है, यूरोप के बहुत सारे बड़े बड़े देश हैं। जिस तरह से आज अमेरिका सुपर पावर है, विश्व का 1 नंबर का देश है, वहां की आरोग्य की सुविधाएं हमारे हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा बेहतर है। इसके बावजूद भी आज वो उन पर कंट्रोल नहीं पा रहे, आज वो उन पर सही तरह से उसके
इंतजामात नहीं कर पा रहे। वैक्सीन की बात चल रही है पूरे देश के अंदर, कहीं रशिया कोई वैक्सीन पे काम कर रहा है, अमेरिका काम कर रहा है, हमारे हिंदुस्तान में भी वैक्सीन पर काम हो रहा है, बिल्कुल दवाइयों पर काम हो रहा है। लेकिन आज 4 महीने हो गए, दुनिया के किसी भी देश, चाहे वो सुपर पावर हो, चाहे वो सुपर नेचुरल हो या सामान्य देश हो, कोई भी देश अभी तक वैक्सीन और दवाई पा नहीं सका है, जिसके कारण ये हम बता नहीं सकते कि इसका इलाज क्या, इलाज ही नहीं पता है। दूसरी बात, समय सीमा जो है ये कब तक चलेगा, कितना चलेगा, इस पर भी हम कोई भी अनुमान इस बारे में कोई नहीं बता सकता है। और जाहिर सी बात है कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा, और पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खतरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुल्क के लिए तशवीश की बात यह है, क्योंकि मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है, नेहा जी से मुझे जवाब भी लेना था, लेकिन छोटे से ब्रेक पर जाना है। जो बात आगा सुल्तान साहब ने कही, निम्मी रस्तोगी जी ने, शैलेश जी ने और अब्दुल हफीज गांधी जी ने, इस पर भी हम बात करेंगे। और नेहा बग्गा जी से मेरा सवाल रहेगा कि आखिर जब सरकार के लोग ही जो सरकारी हॉस्पिटल्स को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं, क्या वाकई में जिस तरह से डिबेट के पहले हिस्से में पैनलिस्ट ने यही बात कही कि जो गरीब हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल ही जा सकते हैं, क्या उनका भरोसा सरकारी हॉस्पिटल पर से नहीं उठेगा अगर हमारे रहनुमा ही प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे? तो दिन ब दिन मुल्क में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, और यही वजह है कि लोगों में भी एक खौफ बढ़ता जा रहा है, डर बढ़ता जा रहा है। और अब मुल्क के आम से लेकर खास लोग भी कोरोना के लपेट में आते जा रहे हैं। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह कोरोना के शिकार हो गए। इसके अलावा कई रियासतों के वज़राए आला भी कोरोना से मुतासिर हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब आम लोगों में तो एक जाहिर सी बात है कि लोग इससे मुतासिर हो ही रहे हैं, और तादाद अब तकरीबन 50,000 के ऊपर निकल चुकी है, रोजाना की यह तादाद है। लेकिन जब खास लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं तो लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं डर बढ़ता जा रहा है। इसी पर हम बात कर रहे हैं, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं नेहा बग्गा जी ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहूंगा। आगा सुल्तान साहब, अब्दुल हफीज गांधी जी और इसके अलावा शैलेश पांडे जी, इन लोगों ने जो सवाल उठाया कि सरकारी हॉस्पिटल छोड़कर जब हमारे बड़े बड़े लीडरान, जब हमारे वीवीआईपीज जो लीडर हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, दाखिल होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो लोगों का भरोसा टूटता है। उन गरीबों का जो प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो गरीब जो सिर्फ बीमारी के वक्त, मुश्किल के वक्त सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं। देखिए, बहुत ही स्पष्ट है, मैंने आपको जवाब दिया। मैंने आपको 2-3 उदाहरण भी दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का उदाहरण मैंने आपको दिया। क्या एक मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार नहीं है कि वो चाहे तो वो अपने निवास पर ही इसका पूरा इंतजाम करके डॉक्टर्स की टीम लगाकर अपना इलाज करवा सकते हैं? पर जनता के बीच में जाकर, जहां पर जनता का जो मुख्यमंत्री होता है, जनता का जो सेवक होता है, वो हमेशा प्रयास करता है कि जहां पर जनता का इलाज हो रहा है वे भी वहां पर जाकर इलाज करवाएं। और यही तथ्य हैं जिसके कारण जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उनको अलग अलग नजरिए से देखने की बजाय ये देखा जाए कि अगर कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल में आम जनता जाकर इलाज करा रही है तो मुख्यमंत्री ने भी वही चूज किया है कि वो भी वहां पर जाके इलाज करवाए। प्राइवेट हॉस्पिटल में कहाँ आम जनता जा रही है? ने आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आम जनता को बेड ही नहीं मिल रहे, वहां का खर्च ही आम जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जितना खर्च है उतना तो आम जनता बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ऐसी है, देखिए बेड की स्थिति तो ऐसी है कि बेड अभी भी पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड नहीं है। इतना इंतजाम राज्य सरकारों ने कर लिया है, केंद्र के निर्देश पर वो तैयारियां की गई हैं और उसमें सफलता भी कहीं हद तक हासिल हुई है। दिल्ली की मिसाल आपके सामने, लखनऊ की मिसाल आपके सामने, जहां पर बेड नहीं थी, वहां पे देखिए कि पिछले 26 दिन टाइम पर पेशेंट को एडमिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने दम तोड़ दिया, बहुत से लोगों ने दुनिया छोड़ दी, सिर्फ इस वजह से कि टाइम पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला। कहां की बात कर रही नेहा जी आप? नहीं, मैं आपकी बात से अबू जी पूरी तरीके से सहमत हूँ। मैं यहाँ पर झूठे तर्क रखने के लिए या एक तरफ वाहवाही पीटने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मैं आपके सामने तथ्यों से बात करूंगी। नेहा जी, मुझे साफ साफ बताएं कि जो दिल्ली का हमारा एम्स है, मुल्क का सबसे अच्छा हॉस्पिटल, जहां पर सबसे अच्छी फैसिलिटीज हैं, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब एम्स में अपना इलाज नहीं करा सकते थे?। एम्स हमारे मुल्क का सबसे अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है।
देखिए, नहीं, इसमें शक क्या है कि एम्स हमारे यहाँ का मुल्क का सबसे अच्छा अस्पताल है, बिल्कुल है। मगर अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई सलाह दी गई है, उन्होंने किसी हॉस्पिटल का चयन किया है, तो इतना छाती पीट पे रोने की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर देश में ये सबसे पहली प्रायोरिटी रखी गई है कि अगर कोई भी कोरोना अब्दुल हफीज गांधी साहब, तो उसे अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं आपका रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद मैं सबके पास आ रहा हूं। आगा सुल्तान साहब आपके पास भी आ रहा हूं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, जब अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब या दूसरे जो लीडरान है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं तो अपोजिशन को उस पर परेशान होने की जरूरत क्या है? यह तर्क है बीजेपी का। देखिए अभी नेहा जी ने कहा कि सभी हॉस्पिटल चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो कोविड डेडिकेटेड है तो कहीं भी जा सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसी तर्क के आधार पर अगर वो एम्स चले जाते तो क्या दिक्कत थी? और फिर ये कौन सा प्रावधान है कि एम्स के जो डायरेक्टर हैं गुलेरिया साहब वो मेदांता में जाकर उनको देख रहे हैं? ये किस कानून में वो जा रहे हैं? मुझे बताइए आप कि अगर आपको इलाज गुलेरिया साहब से ही कराना है या उनके ही देखभाल में इलाज होना है तो आपको एम्स में ही एडमिट होना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया ये अलग बात है, और आप मैसेज क्या देना चाहते हैं देश की जनता को, ये अलग बात है। यदि माननीय होम मिनिस्टर साहब ने एम्स का चयन किया होता तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा मैसेज जाता। आप ये देखिए कि सरकारी हॉस्पिटल्स की आज या क्वारंटीन सेंटर्स की आज हालत क्या है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि पानी भरा हुआ है, बारिश हो जाए तो टपकने लगता है, ऐसे लगता है जैसे झरना है। हमने देखा कि गोरखपुर में देखा कि किस तरह से गंदे नाले का पानी जो है वो बीआरडी हॉस्पिटल के कोविड जो वार्ड है वहां पर भरा हुआ था। इसी तरह से हमने और भी जिलों के अंदर देखा कि किस तरह से जो कोविड डेडिकेटेड सरकारी हॉस्पिटल्स है वहां पर दुर्व्यवस्था है और वहां पर किसी तरह का जो है इलाज नहीं हो रहा है। लोग वहां से निकल कर भाग रहे हैं और हमने ये भी देखा कि लोग बगैर बताए भाग जा रहे हैं और बाद में वो कहीं ना कहीं मरे हुए पाए जा रहे हैं। बाद में जिला प्रशासन कोई ना कोई बहाना देता है, लेकिन इतने हालत खराब है कि डॉक्टर्स को यहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स की हालत खराब है, खाना। ठीक है नेहा जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं आगा सुल्तान साहब इसके बाद आ रहा हूं। ये है कि अगर ठीक है अब्दुल हफीज गांधी जी, नेहा जी बात पूरी कर लीजिए जी। अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा करना है और वो इलाज कराना चाहता है तो वो स्वतंत्र है कि वो कहां पर अपना इलाज कराना चाहता है। मैं बिल्कुल इस ओछी राजनीति में नहीं जाना चाहती कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछें कि सोनिया गांधी जी का अगर अभी हाल ही में कहीं इलाज चल रहा है तो वो एम्स में क्यों नहीं एडमिट होती हैं, या मुलायम सिंह जी कहीं पर अगर उनका इलाज चलता है तो वो क्यों नहीं सरकारी अस्पताल में एडमिट होते हैं। अभी कोरोना काल में कम से कम हमें इस दलीय राजनीति और इस ओछेपन से ऊपर उठकर हमें यह सोचना चाहिए कि एकजुट होकर हम इस पैंडेमिक से कैसे लड़ेंगे। ये कोरी राजनीति और ट्विटर के माध्यम से जिस तरीके का पूरी अफवाहें और जिस तरीके से गलत मैसेजिंग करने का प्रयास करते हैं, हम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक कर देखते जब देखते हैं कि हमारी जो अध्यक्षा है वो कहां पर एडमिट होती हैं, या हमारे समाजवादी के अध्यक्ष कहां पर एडमिट होते हैं, या बसपा के कहां एडमिट होते हैं, या फलाने पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कहां पर। हम ठीक है मैं अब्दुल हफीज गांधी जी आ रहा हूं। नेहा जी बात हो गई, नेहा बग्गा जी बात हो गई। मैं आगा सुल्तान साहब आपके पास आ रहा हूं। आगा सुल्तान साहब, आखिर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरह से नेहा जी कह रही हैं कि वहां पर सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं तो इस पर अपोजिशन को इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत क्या है? पहले तो मैं मैडम नेहा जी को यह बताना चाहता हूं कि मैडम सोनिया गांधी जी कोरोना पेशेंट नहीं है जो वो गई हॉस्पिटल। शी हैज गॉन टू हर रेगुलर डॉक्टर। आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं नेहा जी बाय ब्रिंगिंग हर नेम हियर। शी हैज गॉन फॉर ए रेगुलर चेकअप टू हर ओन डॉक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना। समझ गए आप? Whatever checkup नहीं, सुनिए, let me speak first. I didn't interrupt when you talk. Why can't she go to AIIMS hospital? Yeah. Why she's allowed to go to some private hospital? Why not AIIMS? Listen, her doctor is practicing in that particular hospital, mind you. Okay? Now, I want to tell one thing. Mr. Abu Huraira साहब, जी जब कोरोना का स्प्रेड हुआ, लॉकडाउन हुआ, what was the BJP doing? Toppling. नहीं. Let me finish this first. You don't interrupt me. They were toppling the Madhya Pradesh government. They're busy purchasing the MLAs and toppling the government. Now Rajasthan, instead of diverting your attention
for curing the people, for मध्य taking care प्रदेश of के the मुख्यमंत्री poor जहां आइफा laborer के at the आयोजन grassroots में level. व्यस्त थे, You are toppling the मध्य government. प्रदेश में You have time. भारतीय You have जनता time. पार्टी You पे have आरोप time to लगाकर topple the government. सलमान और You don't have time to take care of the poor सलमान citizens और of India. जैकलीन के साथ This is the गठबंधन BJP करने वाले government. कमलनाथ जी को Now clean let sheet me नहीं speak. देख सकते Don't हैं interrupt me. यहाँ पर। Abu Huraira साहब, आप क्यों नहीं I जवाब am देते going. कि सोनिया Ask her गांधी not to interrupt me. अपना Ask इलाज her क्यों not नहीं to करवा interrupt रही me. नहीं, सुन हैं? लीजिए। You can सोनिया talk. बात गांधी पूरी को करने You दीजिए can सुल्तान साहब talk. को। You can talk after I talk. Arey, you have some patience. Learn patience first before coming on the air. Let me talk, then you talk when you have the time. Sir, I have The lot BJP of government patience. is busy toppling the government instead of taking The care of only the point poor is labor. that don't try to Number bluff one. Number people two. watching Now this prime show. No. Kindly don't bluff people. I am not slapping anybody. I am not slapping. I am not slapping you, madam. I am telling you, please don't interrupt me when I am talking. I am You can saying talk after I bluffing. talk. The BJP government is busy toppling the governments. ठीक है, मैं Sorry. शैलेश पांडे आपके पास आना चाहूंगा। Let बात हो me गई, आका finish सुल्तान first. साहब बात हो गई, नेहा जी बात हो गई। Okay. शैलेश And- पांडे जी, क्या सच्चाई यही है कि जो गलतियां अभी तक सरकार करती आ रही थी आज उन्हीं गलतियों का शिकार हो रही है? आप देख लीजिए कि कई बड़े बड़े लीडर जो है कोरोना का शिकार हो रहे हैं, तो गलतियां कहीं ना कहीं पास्ट में सरकार करती रही है, जिसकी वजह से आज उन्हीं गलतियों का शिकार हो रही सरकार। जी अबू जी, बिल्कुल सही बात है। कई सारे मुद्दे पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जिस समय पे सही स्टेप उठाने चाहिए थे वो सही स्टेप उठे नहीं, और वो अगर सही समय पे सही स्टेप उठते और बाकी सारे लोगों को समन्वय की भावना से एकजुटता के साथ सबको मिलजुल कर एक साथ अगर कोई कदम उठाया जाता और इसमें वैद्यकीय लोगों की ज्यादा सलाह ली जाती तो शायद ये इतना बड़ा डिजास्टर हमें आज नहीं दिखता होता था। लेकिन उसी के साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो हम आरोग्य हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं कि कौन कहाँ किस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कौन बड़ा नेता या किस पार्टी का नेता किस अस्पताल में जाए, सरकारी में जाए या प्राइवेट में जाए, वो महत्वपूर्ण है देश के लिए, क्योंकि सरकारी अस्पताल ये जनता के खर्चे से सरकार चलाती है तो वो भी महत्वपूर्ण है देश के लिए। इसलिए वहां पर उसकी भी महत्वपूर्णता साबित होनी चाहिए अगर बड़े नेतागण वहां जाकर इलाज कराते। लेकिन ये वक्त उससे ज्यादा ये मायने रखता है, ये मुकर्रर करता है कि हम आज जो सरकारी अस्पताल है वहां पर जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, जो वहां पर लोगों का इलाज और अच्छे ढंग से होना चाहिए था, वो और अच्छे ढंग से कैसे किया जाए। कम से कम चलो ठीक है, अभी तक बड़े लोग बड़े नेतागण सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज नहीं कराए, कम से कम इस एपिडेमिक के समय पे तो हम हमारे आरोग्य सुविधा को, हमारे अस्पतालों को उस लायक बनाए, उतना मजबूत बनाए, उतना सुविधा संपन्न बनाए कि हमारे प्रधानमंत्री भी सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराएं, किसी भी पार्टी का बड़े से बड़े नेता भी सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। तभी हम अपने देश के जो सरकारी अस्पताल हैं, डॉक्टर है, हमारी प्रशासन है, उनका भी हम मनोबल बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। आज दुनिया के अंदर अबू जी बहुत सारे देश हैं बिल्कुल ऐसे जहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकारी सुविधा आरोग्य में दी जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती है, वहां पर प्राइवेट निम्मी रस्तोगी जी, डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, तो सारे के सारे लोग ठीक है, ठीक है निम्मी रस्तोगी जी, जो पैनलिस्ट ने अभी तक बातचीत की, दो चीजें निकल कर आ रही है। एक तो हमारे अपने लीडर जो सरकारी उनके हॉस्पिटल्स को लेकर हमेशा उनके बड़े बड़े दावे रहते हैं, जब वो खुद बीमार पड़ते हैं, किसी भी रियासत के हों, कहीं के भी हों, लेकिन वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं। ऐसे में क्या लोगों पर उसका क्या कुछ असर होता है? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या वाकई में पास्ट में सरकार से बहुत सी कमियां रह गई, बहुत सी चीजें छूट गई? जिस तरह से शुरू में लॉकडाउन किया, वहां पर जो तैयारियां करनी चाहिए थी उसमें कमी रह गई, जिसकी वजह से आज उन्हीं कमियों की वजह से आज खुद हम शिकार हो रहे हैं, आज हमारे लीडर खुद उसका शिकार बन रहे हैं। जी अबू, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान में अब से नहीं हमेशा से स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्चा हुआ है, यानी कि 1.03%
खर्चा होता है, जहाँ की एक इंसान के ऊपर 600 रुपये खर्च होता है और अमेरिका में एक इंसान के ऊपर 20-25 हज़ार रुपये खर्च होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है और सडनली 3 या 4 महीने के लॉकडाउन में इम्प्रूव नहीं हो जाएगी। तो सरकारों को समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा खर्चा करना है और अपने मेडिकल फोर्स पे भी ज़्यादा प्लानिंग करनी है। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 11 लाख डॉक्टर्स हैं, जिसमें सिर्फ 8.5 लाख डॉक्टर्स फंक्शनल हैं। तो आप बताइए, आप 134 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, इसको कैसे आप इतने कम डॉक्टर्स के साथ मैनेज कर सकते हैं? सरकारी अस्पतालों की हालत तभी सुधर सकती है जब सरकारें साल दर साल 2 या 3 टर्म सिर्फ स्वास्थ्य पे ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे, जैसे कि दिल्ली सरकार ने किया है, और अपना बजट बढ़ाएं। अब इसको एक प्रायोरिटी दे और ये बोले कि स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। आगे कुछ भी, कोई भी मंदिर, मस्जिद, कोई स्टैचू, किसी भी तरह की प्लान तभी कारगर हो सकते हैं जब हमारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो ये पैंडेमिक एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है हमारी सरकारों के लिए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्लीज गिव प्रायोरिटी टू हेल्थ। मेरे एक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि जब इस तरह के लीडर जो हमारे बड़े रहनुमा भी हैं, हमारे रोल मॉडल्स हैं, ये अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाएंगे तो हमारे बड़े बड़े जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें गरीब अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो क्या उन पर मनफी असर नहीं पड़ेगा, निगेटिव असर नहीं पड़ेगा उन पर? एब्सोल्युटली पड़ेगा जी, जरूर पड़ेगा। और मैं तो खुद एक सरकारी हॉस्पिटल से मैंने शिक्षा प्राप्त की है। सरकारी हॉस्पिटल्स में बेस्ट ऑफ मेडिकल ब्रेन्स होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा इलाज होता है, लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी की वजह से कई बार शॉर्टेज हो जाती है। बट किसी भी तरह की कोई स्किल में कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स टॉप ऑर्डर के होते हैं। तो सरकारें अगर ज़्यादा रिसोर्सेज और फंड्स सरकारी हॉस्पिटल्स में लगाएंगी और ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलेंगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और नेहा बग्गा जी, सरकार जाहिर सी बात है मेडिकल में हम बहुत पीछे रहे। हमारे हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे अच्छे मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स होते हैं हमेशा से, इस पर हिंदुस्तान और हम लोग फख्र करते हैं। लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो एक बड़ा इशू हमेशा से रही है। क्या वाकई में अब सरकार ने अभी तक जो गलतियां की हैं उन पर अब उसे सीखना चाहिए? जो गलतियां हुई वाकई में उस पर अब काम करना चाहिए सरकार को? हमारे पैनल में एक्सपर्ट बैठी हैं, वो बता रही थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेस्ट ऑफ माइंड्स होते हैं। हमारे पास ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स से साथ लेकर फैसिलिटीज जो हैं वो सब उपलब्ध होनी चाहिए। और देश में हम ये एकदम से ये हम उम्मीद लगाने लग जाएं कि जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो आने वाले 3, 4, 5 सालों में हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा नामुमकिन है। पर एक पॉजिटिव नोट पे मैं ये समझती हूँ कि आज केंद्र में हमारी सरकार है। बिल्कुल अबू जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, मैं नकारने का काम नहीं कर रही, मैं यहाँ पे नेगेटिविटी के लिए या अपनी पीठ थपथपाने के लिए अपनी सरकार के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए बैठी हूँ कि आज जिस पैंडेमिक से हम लड़ रहे हैं उससे लड़ने के लिए हमारे पास जज्बा होना चाहिए, हमारे पास फैसिलिटीज होनी चाहिए, और हमारे जो योद्धा मैदान पर हैं उनको हम डिसअपॉइंट करने का काम ना करें, कोरी राजनीति कर। मेरा ये मानना है कि बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज हमारे पास हमारे देश में है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। नतीजा रिजल्ट अभी तक अबू जी, आप मुझे ये बताइए, आप भारत की जमीन पर नतीजा नहीं देख पा रहे? क्या आप सिंगापुर में, क्या आप वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएस में, यूके में, जहां पर हम ये मानते थे कि इन वेस्टर्न कंट्रीज में बेस्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहां पर अपने नागरिक पर सबसे ज्यादा उनके मेडिकल फैसिलिटीज पर ध्यान दिया जाता है, क्या आप वहां पर जमीन पर नतीजा देख पा रहे हैं? ये पैंडेमिक ऐसा नहीं है जिसको हम कंपेयर कर सकें, जिसको हम कह सकें कि आज हमारे पास आया ये पैंडेमिक, हमारे देश पर इसने हमला किया और 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर हम इसको स्थिति को सुधार लेंगे। इस पैंडेमिक ने तो हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि कितने महीने, कितने साल, कितना समय लग जाएगा। आप देखिए कि हर देश एक तरीके से इससे निपटने के लिए वैक्सीन और मेडिसिन लाने का काम कर रहा है। बड़े-बड़े जो योद्धा देश बैठे हुए हैं वो तक इसमें सफल नहीं हो पाए हैं पिछले 8 महीने, 9 महीने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। जो ये खतरा, इसे आवाम को खुद ही एक तरह से
क्योंकि हमारे पीएम ने खुद कहा कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हर किसी को अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। साहब, अच्छे दिन का इंतजार तो आवाम पिछले 6 साल से कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में कहा था कि 21 दिन दीजिए, 21 दिन में हम कोरोना को जो है हरा देंगे। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइंटिफिक टेम्पर की बात करता है, लेकिन शुरुआती दौर देखें अगर कोरोना के लड़ने का, तो आप देखिए नॉन साइंटिफिक टेम्पर अपनाया गया। कहीं थाली बजवाई गई, कहीं मोमबत्ती बजवाई गई, कहीं हॉस्पिटल के ऊपर जो है वो फूलों की बौछार की गई। क्या यह तरीका था लड़ने का? जब हम पूरी की पूरी एनर्जी जो है साइंटिफिक मेथड्स पे लगाते, हमने इस तरह की चीजों पे एनर्जी लगाई जो कि एक मात्र प्रोपेगेंडा थे, और नॉन साइंटिफिक जो टेम्पर के साथ हम जो है लड़े। और प्रधानमंत्री जी ने क्या, आज कहा जाता है कि सबको मिलकर लड़ना चाहिए, कलेक्टिव फाइट है। मुझे बताइए कितनी अपोजिशन पार्टी को कंसल्ट किया? जब प्रेशर बना तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक बार जो है अपोजिशन लीडर से बात की गई। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज तक जो है ऑल पार्टी मीटिंग के ना बुलाई गई है, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योगी जी ने बात की है। अरे ऑल पार्टी तो छोड़ दीजिए, वो अपने मंत्रियों से बात नहीं करते हैं, वो टीम 11 के साथ, जो आईएएस ऑफिसर्स के साथ पूरी सरकार चला रहे हैं। आप ये देखिए कि बार बार कहा जाता है कलेक्टिव लड़ना चाहिए, लेकिन ये सरकार इसका जवाब देंगे। लेकिन आका सुल्तान साहब को जोड़ देता हूं। आका सुल्तान साहब, क्या वाकई में इस मुश्किल घड़ी में भी अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में सरकार ने नहीं लिया? देखिए, डेफिनेटली गांधी साहब जो स्पोक्स पर्सन एसपी के हैं, मैं उनको दाद देता हूं कि बिल्कुल सही कहा। अब छोड़िए पॉलिटिक्स, छोड़िए, अब क्या करना है, एक 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। जी जी। जो भी थिंकर्स हैं, प्लानर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, उनको एक ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोटेक्ट करना है, उनकी तनख्वाह टाइम पे देना है, तनख्वाह बढ़ाना है। और जो फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, जो इंटर्नशिप 1 साल की होती है, उसको 6 महीने करके उनको भी थोड़ा स्टाइफंड बढ़ाकर, इंश्योरेंस, हर पैरामेडिक्स, हर डॉक्टर्स, हर जो भी ग्राउंड लेवल में, कोविड लेवल में काम कर रहा है, कोरोना कवच इंश्योरेंस जो आईआरडीए ने शुरू की है, दे शुड ऑल बी इंश्योर्ड। इंश्योरेंस करना है और उनको प्रोटेक्टिव गियर देना है। जो प्राइम मिनिस्टर्स केयर्स फंड को करीबन 80% ऑफ द कॉर्पोरेट फंडिंग आकी है। मुझे सुना है कि 80% कॉर्पोरेट का जो भी वो टू अवॉइड द टैक्सेस जो देते हैं चैरिटी के लिए, ठीक है, दैट हैज बीन गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर्स केयर्स फंड। नेहा बग्गा जी, अपोजिशन का ही मानना है, सबका ही मानना है कि कोरोना से अगर लड़ना है तो ठोस कदम उठाने होंगे। अब इससे अगर आर पार की लड़ाई लड़नी है तो आवाम तो अपने हिसाब से कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार को भी इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। देखिए ये सो कॉल्ड ऑपोजिशन जो एक दूसरे की पीठ थपथपाने का काम कर रहा है इस वक्त, आप ये बताइए कि कोरोना पैंडेमिक ने जब जोर पकड़ा तब ये कहां छुप कर बैठे थे? ट्विटर पे ये अपनी सलाह दे रहे थे, या ट्विटर पे ये देश को भड़काने का काम कर रहे थे? ये क्यों नहीं तब सामने आए जब नर्सेस और डॉक्टर्स पर अटैक हो रहा था? क्यों इन्होंने अपने मुंह को सील करके रख लिया था? ये क्यों नहीं तब सामने आए जब इस तरीके की एक्टिविटीज यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही थी? क्यों नहीं खड़े हुए डॉक्टर और नर्सेस के साथ में? अगर प्रधानमंत्री जी ने इन योद्धाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लगातार शुरुआत करनी चाहिए, तो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अपोजिशन का सबसे बड़ा इल्जाम तो यही है कि अभी तक सरकार ने अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं। पीएम साहब सबके साथ की बात करते हैं, तो कम से कम सबके साथ आना चाहिए। सबसे बड़ा कर्नाटका, देखिए ऑपोजिशन, हमारे देश का ऑपोजिशन या हमारे देश की 70 साल पुरानी पार्टी के जो योद्धा नेता है राहुल गांधी जी, वो बहुत कंफ्यूज है। वो जब लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन क्यों लगा दिया, लॉकडाउन उठाते हैं तो लॉकडाउन क्यों उठा दिया, और इस तरीके से जब लेबर्स को भेजा जाता है वापस उनके स्थानों पर तो कहते हैं क्यों भेज दिया, जब नहीं भेजा जाता तो क्यों नहीं भेजा गया। ठीक है, तो लेकिन इतना कंफ्यूज सारी बातें ठीक है। नेहा जी मेरा एक लास्ट सवाल बहुत मुख्तसर में मैं जवाब चाह रहा हूं। क्या इस मुश्किल की घड़ी में इस सियासत को छोड़कर, पार्टी लेवल से ऊपर उठकर, सियासत से पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर क्या कुछ ऐसा किया जाए कि सारे लोग मिल जाएं, जिसकी बात पीएम मोदी साहब भी बार बार करते हैं, सारे लोग मिलकर इसके खिलाफ कुछ किस तरह लड़ना है,
क्या कुछ रोड मैप होना चाहिए, क्या कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, इस पर बात करें। सबको एक होना चाहिए। देखिए, इसका प्रयास लगातार किया गया है और कोरोना जब से हमारे देश में आया है, आप देख लीजिए, तमाम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार चर्चा करके, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके सुझाव लिए गए हैं, उनसे चर्चा की गई है और उसको इम्प्लीमेंट समय समय पर करने का काम किया है। हाँ, एक दो लोग जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से बात करते थे, बाहर आकर उनका जो है बोलचाल, भाषा, बॉडी लैंग्वेज सब उल्टी हो जाती थी, ये बिल्कुल अलग तथ्य हैं। शैलेश जी, बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं बचा है, लेकिन ये वक्त सियासत करने का नहीं है और इस वक्त सबको एक होकर, क्योंकि सरकार और पीएम मोदी भी बार बार कहते हैं कि सबको, जब हम एक होंगे तभी कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि मुल्क में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में न्यूज़ 18 उर्दू बार बार यही अपील कर रहा है अपने नाजरीन से और सभी से कि अभी भी एहतियात कीजिए, जहां तक हो सके एहतियात कीजिए, घरों में रहिए और बहुत जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलिए। सियासत ना हो और इसके ऊपर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा बग्गा जी, आगा सुल्तान साहब, अब्दुल हफीज गांधी साहब, शैलेश पांडे जी और डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। कहने सुनने से बात नहीं बनेगी। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है